बच्चों अभी तक आप देख चुके हैं केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन वाला जो चैप्टर है उसमें केमिकल रिएक्शन को देख चुके होंगे, साथ साथ देख चुके होंगे केमिकल इक्वेशन को, उसको बैलेंस कैसे करें, बैलेंसिंग के लिए अलग से वीडियो है वो भी जो है आप देख चुके होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो है केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बनाया जाए। जी हाँ, केमिकल इक्वेशन को कैसे इंफॉर्मेटिव बनाया जाए। जैसे मान लीजिए कि कोई लड़का या कोई चीज आपकी खो गई है, तो अगर आप मान लीजिए स्कूल में कोई चीज आपकी खो गई है, आपका ज्योमेट्री बॉक्स ही खो गया है, तो आप जब ढूंढने जाते हो तो लोगों से, अपने साथ के पढ़ने वाले बच्चों से ये बताते हो कि भाई मेरा जो ज्योमेट्री बॉक्स है वो खो गया है, उसका कलर रेड था, ठीक है, वो जो है किस कंपनी का था। तो ढेर सारे इंफॉर्मेशन आप बच्चों से शेयर करते हैं, तो उस ज्योमेट्री बॉक्स को खोजना बहुत आसान हो जाता है। तो मतलब जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन रहेगा उतना ज्यादा जो है आप काम के आप जो है इजिली फाइंड कर पाएंगे। ठीक उसी तरह से केमिकल इक्वेशन में जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन रखेंगे उतना ज्यादा आपको वहां से जानकारी मिलेगी कि ये रिएक्शन का स्टेट क्या था, यानी रिएक्टेंट जो यूज हो रहे हैं केमिकल इक्वेशन में वो जो है किस स्टेट में थे, वो किस कंडीशन में जो है रिएक्शन हो रहा है। ये सब सारे बातें अगर केमिकल इक्वेशन में लिखी हुई हो तो हमको उसको बता पाना, उसको जान पाना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले हम बता दें कि हम हैं धर्म सिंह एंड योर मोस्ट वेलकम इन योर क्यूट सा प्यारा सा चैनल हिक्स क्लासेस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। टू मेक इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, इक्वेशन को कैसे इंफॉर्मेटिव बनाया जाए। ठीक है, द इक्वेशन विच गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द केमिकल रिएक्शन इज नोन एज मोर इंपॉर्टेंट गिविंग केमिकल इक्वेशन। ठीक है, यानी कि बोल रहा है कि ऐसा इक्वेशन जो ज्यादा से ज्यादा जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, ठीक है, ऐसे इक्वेशन को कहा जाता है मोर इंफॉर्मेटिव गिविंग केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ऐसे इक्वेशन को, ठीक है, अगर मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर बना रहा है, कोई बात लिखी ना हो तो हमको कुछ पता नहीं चलेगा कि जो हाइड्रोजन रिएक्ट किया है वो किस फॉर्म में रिएक्ट किया था, किस स्टेट में रिएक्ट किया था, ऑक्सीजन किस स्टेट में था। ठीक है, वैसे तो मान लीजिए कि ऑक्सीजन ये मतलब गैस स्टेट में था, अब ये लिक्विड बना। ठीक है, तो ये सब हम लोग जान चुके हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट है वो आपको पता ही नहीं चलेगा किस स्टेट में, लेकिन अगर लिखा हुआ रहेगा तो ऐसे इक्वेशन जो है मोर इंफॉर्मेटिव गिविंग इक्वेशन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए द केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर इंफॉर्मेटिव इन 3 वे। ठीक है, केमिकल इक्वेशन को 3 तरीके से मोर इंफॉर्मेटिव बनाया जा सकता है। वो कौन कौन से है भाई? फिजिकल स्टेट, यानी कि केमिकल इक्वेशन के फिजिकल स्टेट को दिखा करके, यानी जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यूज हो रहा है। ठीक है, हीट चेंज, उस केमिकल इक्वेशन में हीट चेंज हो रहा है कि नहीं। अच्छा, कंडीशन, किस कंडीशन में वो केमिकल इक्वेशन हो रहा है। तो ये 3 जो है बातें हैं, जरूरी बातें, ठीक है, जो है इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बना देता है। तो अब एक एक करके हम लोगों को इसमें देखना है। अब पहला है, देखिए, फिजिकल स्टेट। बाय इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के फिजिकल स्टेट को यहाँ पे जो है इंडिकेट करना है। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम 4 तरीकों से 5 तरीकों से जो है इंडिकेट कर सकते हैं। अगर सॉलिड होगा तो यस लिखेंगे, ठीक है, लिक्विड होगा तो उसके लिए क्या लिखेंगे? एल लिखेंगे, शॉर्टकट है। एक्वस सॉल्यूशन होगा तो उसके लिए ब्रैकेट में क्या कर देंगे? रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के साइड में ब्रैकेट में साथ में ही लगे हुए AQ लिख देंगे। ठीक है, ये AQ। ठीक है, अच्छा, गैसियस स्टेट होगा तो उसके लिए क्या लिखेंगे? G लिखेंगे ब्रैकेट में करके, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड में जहां पे आपका लिखा होगा उसी के बगल में आप क्या कर देंगे? ब्रैकेट देके G लिख देंगे। अच्छा, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट जो सॉलिड स्टेट में होता है, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट जो सॉलिड स्टेट में होता है जिसे आप प्रेसिपिटेट करते हैं, वो भी एक सॉलिड स्टेट है। उसके नीचे जो है आप क्या लिख देंगे? PPT। इतनी बातें दे देने से उसके फिजिकल स्टेट के, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट के बारे में बिल्कुल पता चल जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से। जैसे देखिए यहाँ पे जिंक जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से रिएक्ट कर रहा है, तो ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस बना रहा है।
ठीक है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। लेकिन यहाँ पे कोई स्टेट जो है इसका पता नहीं चल रहा है किस स्टेट में कौन सा था। तो इसको मोर इंफॉर्मेटिव गिविंग इक्वेशन बनाने के लिए क्या कर देंगे, Zn को देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में S लिखा हुआ है, मतलब ये सॉलिड स्टेट में है। ये सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस फॉर्म में रहता है, ठीक है, एक्वस मतलब पानी मिला हुआ सॉल्यूशन, ठीक है। ये ZnSO4 जो है AQ मतलब एक्वस फॉर्म में है, और हाइड्रोजन क्या है, वो एक गैस है, तो उसके बगल में G लिखा हुआ है, ये G लिखा हुआ है। तो अब इस इक्वेशन से आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही होगी, ठीक है। यहाँ पे एक दूसरा रिएक्शन है जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराया गया है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बना है और पानी बना है। यहाँ पर भी आपको कोई किसी तरह की इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। अब इसको मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए इसके अगर फिजिकल स्टेट को दिखा दिया जाए तो ये जो है मोर इंफॉर्मेटिव गिविंग इक्वेशन हो जाएगा। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है CaOH का होल ट्वाइस जो है एक्वस फॉर्म में है, कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट, ये किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में, ठीक है। H2O ये जो है लिक्विड स्टेट में है। तो जब भी आप केमिकल इक्वेशन लिखे तो उसके साथ साथ जो है ये फिजिकल स्टेट को लिख देने से वो केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव हो जाता है। और जब लिखेंगे तो दूसरा देखने वाला भी समझेगा कि हाँ आपके अंदर नॉलेज है कि किस किस स्टेट में किसको रिएक्ट करा रहे हैं, तो कौन सा जो है प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो ऐसा करना ना भूलिएगा। दूसरा है बाय इंडिकेटिंग हीट चेंज इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में हीट चेंज को इंडिकेट करके भी हम उसको मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो यहाँ पे दो तरीके हैं, टू वे है केमिकल रिएक्शन को जो है केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने का। तो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हीट चेंज, ठीक है, दो तरीके से, ये आपको पहले बताया जा चुका है। एक है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दूसरा है एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है अब दूसरा जो तरीका है इंडिकेटिंग हीट चेंज केमिकल इक्वेशन में हीट चेंज को इंडिकेट करके भी आप केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके दो तरीके हैं यहाँ पे जो है, वो दो तरीका कौन सा है, एक केमिकल एज मतलब हीट चेंज में आपका एक्सोथर्मिक भी आ जाएगा और एंडोथर्मिक भी आ जाएगा, ये आपको पहले बताया जा चुका है। यहाँ पे हीट जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसमें क्या होता है, हीट इवॉल्व होता है, यानी हीट निकलता है, ठीक है। और हीट निकलेगा तो किधर निकलेगा, रिएक्टेंट जो है रिएक्ट करेंगे तो जो है प्रोडक्ट साइड में आपका हीट जो है इवॉल्व होगा, वहां लिखेंगे, ठीक है। इसको इंडिकेट करेंगे किस तरह से, हीट लिख करके या हीट एनर्जी लिख करके या एनर्जी लिख करके, किधर, प्रोडक्ट साइड में जो है एक्सोथर्मिक अगर रिएक्शन है तब। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होता है, ऐसे रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाते हैं, ठीक है। याद हो गया, फिर से रिपीट कर रहे हैं, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होता है वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाते हैं। इसमें जो है प्रोडक्ट साइड में हीट लिख दो या हीट एनर्जी लिख दो या सिंपल एनर्जी लिख दो, ये जो है किधर दिखा देंगे, प्रोडक्ट साइड में। दूसरा जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन जो मतलब ऐसे रिएक्शन होने के लिए हीट की जरूरत पड़ती है, यानी बिना हीट के जो है ये रिएक्शन जो है होगा ही नहीं। तो हीट जो है इसमें क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, हीट को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, हीट इवॉल्व नहीं होगा। हीट इवॉल्व होगा तो किस में आ जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। तो इसको कैसे इंडिकेट करेंगे, इसको प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड में जो है हीट लिख दीजिए या हीट एनर्जी लिख दीजिए या सिंपली एनर्जी लिख दीजिए, जो है किधर, रिएक्टेंट साइड में। तो प्रोडक्ट एक्सोथर्मिक के लिए जो है प्रोडक्ट साइड में आपको क्या लिखना है, प्रोडक्ट साइड में आपको लिख देना है सिंपली कोई भी लिख दीजिए, हीट लिख दीजिए, हीट एनर्जी लिख दीजिए, सिंपली एनर्जी लिख दीजिए। और दूसरा जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट साइड में हीट लिख दीजिए, हीट एनर्जी लिख दीजिए या सिंपली एनर्जी लिख दीजिए, ठीक है। आइए एग्जांपल से समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कुछ एग्जांपल दिए हैं 1 2 3, ठीक है। अब देखिए जैसे बहुत पसीना हो रहा, थोड़ा सा निकाल। अब यहाँ पे पहला इक्वेशन में बात किया है कि जब कार्बन को ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न किया जाता है तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और हीट, ठीक है। तो यहाँ पे हीट एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक में अभी बात की गई है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट जो है निकल रहा है। हीट जब निकल रहा है तो उसको किधर दिखाएंगे, प्रोडक्ट साइड में। तो प्रोडक्ट आपका ये है, ये रिएक्टेंट है,
दिस इज द रिएक्टेंट, दिस इज द प्रोडक्ट, इसको क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। तो हम अभी कहे प्रोडक्ट साइड में क्या दिखाएंगे, हीट को दिखा देंगे। कब, जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहेगा। दूसरा रिएक्शन है जब मेथेन, CH4 को क्या कहा जाता है, CH4 जो है आपका मेथेन है, ठीक है, मेथेन है। मेथेन जब जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब बर्न होती है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ढेर सारा हीट एनर्जी जो है रिलीज करता है। तो ये भी जिसमें हीट एनर्जी रिलीज हो रही है वो भी किसका एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, ठीक है। तीसरा रिएक्शन है जो है जो हम लोगों के अंदर रिस्पायरेशन होती है, ठीक है। इसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो है कार्बन ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो है बर्न होते हैं। अब बर्न होते हैं तो क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और ढेर सारा हीट एनर्जी जो है, हीट एनर्जी निकालते हैं, ठीक है, हीट एनर्जी निकलता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए ये सारे रिएक्शन जो है, ये सारे इक्वेशन किसका है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। और ऐसा दिखा देने से क्या पता चल रहा है, ये इक्वेशन जो है मोर इंफॉर्मेटिव हो जा रहा है। इंडोथर्मिक रिएक्शन देख लीजिए, अभी बताया गया कि इंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन कहलाते हैं जिसमें हीट जो है एब्जॉर्ब होता है। किधर, अब इसको दिखाएंगे किधर, इधर रिएक्टेंट साइड में दिखाएंगे कैसे, हीट लिख दो, हीट एनर्जी लिख दो या सिंपली एनर्जी लिख दो, ठीक है। अब इसका एग्जांपल जो है क्या है, जब नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या, कब रिएक्ट करेगा, जब ढेर सारा हीट इसको मिलेगा, तब ये क्या बनेगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO बन जाएगा, ठीक है। अब इसका देखिए फिजिकल स्टेट भी दिखाया गया है, गैस है, गैस है, ये रिएक्ट करके क्या बन रहा है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो गैस फॉर्म में है। दूसरा रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। ये जो है जब हीट पाता है तो ये क्या करता है, डिकम्पोज करता है। डिकम्पोज करेगा किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में जो एक सॉलिड होता है, और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करेगा जो एक गैस होता है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे देखिए इधर रिएक्टेंट साइड में हीट को दिखाया गया है, ठीक है। तो ऐसे इक्वेशन जो है जिधर रिएक्टेंट साइड में हीट एनर्जी को दिखाया जाता है उसको कहा जाता है इंडोथर्मिक रिएक्शन। आई होप आप समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं आगे, जो तीसरा स्टेट है, तो अभी आप लोगों ने देख लिया फिजिकल स्टेट को इंडिकेट करना, दूसरा देख लिया कि हीट को कैसे इंडिकेट करेंगे। तो हीट को इंडिकेट करने के लिए दो तरीका है, एक एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट साइड में क्या लिखेंगे, हीट लिखेंगे, हीट एनर्जी लिख देंगे या सिंपली एनर्जी लिख देंगे। अच्छा, इंडोथर्मिक में क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट साइड में जो है हीट को प्लस करके लिख देना है, ठीक है। तो इससे इंफॉर्मेशन और साथ साथ फिजिकल स्टेट जो अभी आप पढ़ चुके हैं तो ये भी दिखा देना है। इससे आपका इंफॉर्मेशन, इससे आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, मोर इंफॉर्मेटिव हो जाएगा। आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बाय इंडिकेटिंग द कंडीशन अंडर विच, ठीक है, इसमें कंडीशन इंडिकेट करना है जिसके अकॉर्डिंग जो है केमिकल रिएक्शन होते हैं, ठीक है। तो इफ हीट रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन, अगर हीट की जरूरत पड़ रही है रिएक्शन होने के लिए, ठीक है, तो हीट दिखा दीजिए। कहां दिखाएंगे, एरो साइन के ऊपर, ठीक है। जो एरो क्या दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन दिखाता है। तो एरो के ऊपर क्या दिखा देंगे, हीट दिखा देंगे। हीट को दिखाने के लिए लिखने का तरीका नहीं है, डेल्टा साइन, ठीक है। ये डेल्टा साइन ट्रायंगल की तरह बना देंगे जो है एरो के ऊपर, एरो साइन के ऊपर, इसका नाम है डेल्टा साइन। इसको बना देंगे तो हमको पता चलेगा इस रिएक्शन में हीट जो है यूज हो रहा है। अच्छा, अगर कैटलिस्ट का यूज हुआ है, ठीक है, तो उसको कैसे दिखाएंगे, तो कैटलिस्ट जो भी यूज करेंगे उसका सिंबल या फार्मूला जो भी होगा उसको केमिकल रिएक्शन के ऊपर या नीचे जो है दिखा देना है। तो अब देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन एग्जांपल लिया गया है, जैसे पोटेशियम क्लोरेट है, ये जो है हीट जब पाक रहा है और एक कैटलिस्ट, दिस इज द कैटलिस्ट मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है, ये क्या है, कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट की मौजूदगी में, MnO2 की मौजूदगी में ये जो है डिकम्पोज हो रहा है किसमें, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कंडीशन जो है यहाँ पे दिखाया गया है, बीच में जो है एरो के ऊपर ये कंडीशन दिखाया गया है, यानी किस कंडीशन में आपका केमिकल रिएक्शन ये हो रहा है, ठीक है। तीसरी बात, अगर टेम्परेचर और प्रेशर दिखाना हो, केमिकल रिएक्शन में रिक्वायर हो टेम्परेचर और प्रेशर, तो उसको कैसे दिखाएंगे, तो उसको भी जो है हम एरो के ऊपर या नीचे दिखा सकते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन से जब रिएक्ट करता है तो ऐसे नहीं रिएक्ट करता है, कंबाइन ऐसे नहीं करेगा। इसके लिए जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए वो 300 atm का चाहिए, और टेम्परेचर कितना चाहिए, 300 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। अब यहाँ पे ये जो है दोनों कैटलिस्ट है, ठीक है, ZnO जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों कैटलिस्ट है और इतना प्रेशर और इतनी टेम्परेचर की मौजूदगी में ये रिएक्शन हो रहा है, तो ये क्या है, कंडीशन है।
होगा, यानी कंडीशन हटा लेंगे तो ये रिएक्शन नहीं होगा। तो ये कि क्या बना दे रहा है, ये बना दे रहा है मेथेनॉल, इसको कहते हैं मेथेनॉल, नोट कर लीजिए मेथेनॉल, ठीक है। और किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, ये दोनों किस में थे, गैस फॉर्म में, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने देखा फिजिकल स्टेट भी देख लिया, इसमें हीट इवॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो भी दिखा देना है, और साथ साथ दिखा देना है किस कंडीशन में ये हो रहा है, तो ये सब कंडीशन शो कर रहा है, ठीक है। तो तीनों बातें आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आपको नेक्स्ट वीडियो जो मिलेगा वो क्या है, बुक एक्सरसाइज का मिलेगा। बुक एक्सरसाइज अब हम लोग करेंगे, यानी अभी तक हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, उसके बैलेंसिंग और केमिकल इक्वेशन को कैसे इंफॉर्मेटिव बनाया जाए, ये सब चीजें हम लोग जान चुके हैं। तो अब इससे रिलेटेड सारे एक्सरसाइज को हम लोग कर लेंगे, यानी एक पार्ट हम लोग फिनिश कर चुके हैं। अब एक पार्ट और फिनिश करेंगे तो ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आगे का वीडियो जो आपको मिलेगा वो बुक एक्सरसाइज पे मिलेगा। बुक एक्सरसाइज हम कर लेंगे। बुक एक्सरसाइज करना क्यों जरूरी है, बीच में हम इसलिए ला रहे हैं ताकि अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा है वो जो है एकदम कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो जाए। बिना क्वेश्चन किए कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। जैसे एक बार मान लीजिए पढ़े हैं, आपको लग रहा है कि हाँ सब कर लेंगे, लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो भूल जाता है कि लिखे क्या, ठीक है। तो इसके लिए जरूरी है कि आपको एक्सरसाइज कराना जरूरी है। एक्सरसाइज हम लोग कर लेंगे तो उससे एकदम क्लियरिटी आ जाएगी, यानी यहाँ तक का जो अभी हम लोग पढ़े हैं वो एकदम क्लियर हो जाएगा। और लास्ट में आपको ये बोलना चाहेंगे हम कि वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। जो भी बच्चा देख रहा है इस वीडियो को जरूर एक लाइक दे दे भाई, ठीक है। वही मेरा गुरुदक्षिणा होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन कम से कम एक लाइक तो दे ही दीजिए। और बहुत अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों तक जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको भी ढेर सारा इंफॉर्मेशन मिल जाए यहाँ से। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।